गुड हेल्दी मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और हम आज का प्रोग्राम लेकर आए हैं एज यूजुअल मंडे की सुबह जो होती है ना वो दिन होता है जो लोगों को ज़्यादा मतलब ये वो पर्टिकुलर टाइम है जिसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि एक वीकेंड होता है, वीकेंड में रिलैक्सेशन होती है, थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है, तो वीकेंड में हम काफ़ी इंजॉय कर लेते हैं। तो मंडे की सुबह जो होता है वो उठना बहुत मुश्किल होता है और फिर सुबह उठ के नाश्ता करना, अपना ख्याल करना, तैयार होना बड़ा मुश्किल काम है भाई। अब जहाँ हम नाश्ते की बात करें तो नाश्ते में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हम लोग की डाइट में होता है, एक तो वो कार्बोहाइड्रेट हमें फ़ौरन से इंस्टेंटली चाहिए होते हैं नाश्ते में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो नाश्ते में चाहिए होती है वो होते हैं फाइबर्स, और आज हम बात करेंगे फाइबर इन डाइट। यानी फाइबर जो होता है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे ही बात करते हैं, प्रोटीन पे ही बात करते हैं, फैट पे ही बात करते हैं, बट एक फूड जो होता है ना वो मल्टीपल कंपोनेंट से मिला के बनाया हुआ होता है और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फाइबर का। फाइबर हमारी बॉडी में क्यों चाहिए, इसके क्या यूजेस हैं, किन चीज़ों में फाइबर ज़्यादा करना होता है, फाइबर कहाँ से आता है, फाइबर के सोर्सेस क्या क्या हैं और फाइबर हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है, हम उन सब चीज़ों पे आज बात करेंगे। सिंस हम आज बात कर रहे हैं थोड़ी सी खाने पीने की और खाने पीने के सिस्टम की, तो आज के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो भी मैं उसके अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ORS जिसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये बाज़ार में भी मिलती है आपको बॉटल में, पैकेट्स में, या आप घर में भी बना सकते हैं कि आपने एक ग्लास में 1 चमचा चीनी डाली और पिंच सॉल्ट डाल के मिलाया, तो आपने घर में भी ORS बना लिया, विच इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। अब ये ORS जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ORS से होता ये है कि हमारी बॉडी में जो मिनरल लॉस हो रहा होता है उस वक्त डायरिया के वक्त स्पेशली, क्योंकि ORS दिया ही डायरिया के वक्त जाता है, तो जो मिनरल लॉस हो रहा होता है वो मिनरल लॉस जो है वो कंपनसेट हो जाता है। ORS से लोग मल्टीपल उसमें भी लेते हैं सन स्ट्रोक से बचने के लिए भी, मतलब सन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हीट ना लगे, और जिन लोगों को सन स्ट्रोक होता है उनको भी, जो लोग डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे होते हैं समहाउ उनको भी ORS दिया रहता है। तो ORS के बहुत फ़ायदे हैं। तो मेरा सबसे पहला फैक्ट जो ये है कि वर्ल्ड वाइड 90% बच्चों की जो अमवात से जो बचाव है ना, मतलब उनकी डेथ से जो बिल्कुल करीब हो जाते हैं वापस आते हैं, क्योंकि वो डेथ के बिल्कुल करीब जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, वापस आते हैं सिर्फ और सिर्फ ORS की वजह से। देखिए ORS का कितना इम्पॉर्टेंट यूज़ है। हम लोग बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को इग्नोर करते थे, खाली पानी पीते हैं या नहीं भी पीते, बीमारी के वक्त कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा होता, मैं कहती हूँ डायरी में आप चले चाहे कुछ ना खाए पिए, ORS ज़रूर, ORS का इंटेक ज़रूर रखिए। और मेरा दूसरा फैक्ट है कि बच्चों में अमवात के जो असबाब हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जिसे कहते हैं ना वो है निमोनिया। निमोनिया बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो दूसरा होता है ना वो है डायरिया, और हम 90% डायरिया से बच्चों को सेव कर सकते हैं बाय गिविंग ORS। तो देखिए दोनों फैक्ट वर समहाउ रिलेटेड। तो ORS सिर्फ बच्चों के लिए ही है, सिर्फ बड़ों के लिए भी है। जिस भी एज में हैं आप, जैसे ही आपको डायरिया शुरू होता है, क्योंकि डायरिया का एक स्पैन होता है, कुछ का 2 दिन का, कुछ का 3 दिन का, कुछ 4 दिन का, डिपेंडिंग अपॉन किस बैक्टीरिया से या किस वजह से उनको डायरिया हुआ है। तो कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जब हम कोई एंटीबायोटिक वगैरह ले लेते हैं, उसमें भी कभी होता है कि कुछ लोगों को डायरिया शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का रहता ही डायरिया है, कुछ लोगों के अल्सरेटिव कोलाइटिस के फॉर्म्स में डायरिया होता है। बट एनीवे, डायरिया जहाँ होता है वहाँ मिनरल लॉस होता है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है, बहुत डिहाइड्रेशन होती है। तो ORS जो है वो सबसे बेस्ट है, एक रिहैब की तरह एक सबसे बेस्ट हमारी रिहेबिलिटेशन है कि हम ORS ले लें तो हम वापस से हाइड्रेट हो जाते हैं। और कहते हैं एक जग बना के साइड में रख लेना चाहिए, और वो जग जो है आपका हर 4 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। जी ये इसका एक जैसे एक फॉर्मेट है कि आपका जो एक जग है जो अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर का है वो आपका हर 4 घंटे में वो जग ख़त्म हो जाना चाहिए। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, बट अगेन डिपेंड्स अपॉन आपका डायरिया किस फॉर्म का है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है या सेमी फ्लूइड है, जैसा भी है। और जी हमारे पास एक और फैक्ट है, एक मिथ है कि अगर हम लोगों ने च्युइंग गम खा ली, कुछ लोग होता है ना कि च्युइंग गम खाते हैं तो हम लोग उसको खाते नहीं हैं, सोलो नहीं करते, एक पर्टिकुलर उसमें से च्यू करते हैं एंड देन वी थ्रो इट। बट कुछ लोगों होता है कि बात करते हुए या किसी खाने के साथ वो ऐसे ही अंदर चले गए। तो एक मिथ होता था बहुत पहले नहीं बल्कि अभी भी मैंने सुना है, काफ़ी लोग इस पर बिलीव करते हैं, विच इज़ वेरी फनी, कि जब ये च्युइंग गम अंदर चली जाती है तो ये निकलती नहीं है, ये वॉल्स से स्टिक हो जाती है।
नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जब च्युइंगम खाते हैं, अगर वो अंदर चली भी गई तो वो कहीं से वॉल से स्टिक नहीं होती है। मैंने आपको जिस दिन हम कॉन्स्टिपेशन पे प्रोग्राम कर रहे थे उस दिन मैंने आपको एक मूवमेंट के बारे में बताया था, पेरिस्टालसिस, जो कि हमारे पूरे ट्रैक की एक मूवमेंट है जो यूं करके होती है, लाइक GIT मूवमेंट, जिससे हमारा खाना नीचे पुश होता है। उसी मूवमेंट से वो च्युइंगम भी नीचे पुश होती है। ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होती, डेफिनेटली वो डाइजेस्ट नहीं होती, बट वो निकल जाती है। देयर इज़ नो वे कि वो आपकी बॉडी में ही रह जाती है और स्टिक हो जाती है, ऐसा कोई मिथ नहीं है। च्युइंगम के ऊपर गलत इल्ज़ाम है, बल्कि च्युइंगम का तो मैंने आपको एक फैक्ट एक दफ़ा पहले भी शेयर किया था कि च्युइंगम खाते हुए जो अगर प्यास काटे जाए तो आंखों में आंसू नहीं आते। और च्युइंगम का एक और यूज़ भी है कि जिन लोग की डबल चिन होती है, फेस थोड़ा बल्कि होता है, वो लोग च्युइंगम खा सकते हैं और उससे उनकी हेल्प मिलती है, उनका मसल्स जो होते हैं वो बड़े फॉर्म में आते हैं और एक्स्ट्रा फैट जो होती है वहाँ से डिसॉल्व हो जाती है। च्युइंगम से रिलेटेड मैं आपको एक और फैक्ट साथ ही साथ बताती जाऊँ कि हार्ट बर्न जो होता है ना, एकदम से खाना खाने के बाद जो एसिडिटी सी होती है, या खाना नहीं भी खाया हुआ तो एकदम से जलन होती है, कहते हैं यहाँ पे कुछ जलन हो रही है, तो अगर हम लोग च्युइंगम खाएंगे तो वो जलन हमारी कम हो सकती है। च्युइंगम उस चीज़ को हेल्प करती है कि वो जलन कम हो जाए। अब ये कैसे हेल्प करती है, इसका एक बड़ा ही सिंपल तरीका है कि एसिड न्यूट्रलाइजिंग सलाइवा जो होता है वो रिलीज होता है। एसिड न्यूट्रलाइजिंग सलाइवा, बफरिंग इफेक्ट्स होते हैं उस सलाइवा के। हमारे स्टमक में जो है वो उस वक्त एसिड प्रोड्यूस हो रहा होता है। हमारे स्टमक में ऑलरेडी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जो उस वक्त हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा होता है, जो कि स्टमक की अपनी वॉल भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है तो वॉल बच जाती है, लेकिन ये बड़ी एसिडिटी सी होती है। और वो एसिडिटी जो होती है, वो जो सलाइवा होता है हमारा, वो बफरिंग सोल्यूशन की तरह काम करता है, वो जाके वो एसिडिटी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जिन लोगों को हार्ट बर्न होता है, जब उनको लगे कि हार्ट बर्न शुरू हो रहा है, हल्की सी जलन सी हो रही है, च्युइंगम खाना शुरू कर दें, देखिए वो थोड़ी देर में बिल्कुल रिलीफ हो जाएंगे। लेकिन अगेन दिस इज जस्ट अ टिप, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराएं। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरह है, ये सिर्फ कुछ लोग को हेल्प करता है, कुछ लोग को नहीं करता। मैं सिर्फ एक टिप की तरह बता रही हूँ। इट डजंट रियली मीन कि आप यही करें और दवाइयाँ खाने छोड़ दें और इलाज कराना छोड़ दें, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ हम उस दिन कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे थे, तो मैं आपके साथ एक और फैक्ट शेयर कर दे रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन को जहाँ पे फाइबर रिलीफ करता है, जब हम कॉन्स्टिपेशन में होता ये है कि फीसेस जो है वो बाहर नहीं निकल रहा होता, उसमें से बहुत ज़्यादा जो होता है ना वाटर का कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है, वो बहुत सख्त हो चुका होता है। तो फाइबर जो होता है ना वो उसको सॉफ्ट करता है, वो उसको बल्क देता है ताकि वो आराम से बाहर निकल सके। फाइबर के साथ बहुत ज़्यादा आपका वाटर इनटेक होना चाहिए ताकि वो उसमें फ्लूइड रहे। और एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ना कॉन्स्टिपेशन में, वो है एक्सरसाइज। जी हाँ, कुछ लोगों को जब कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर आप उनको एक्सरसाइज की तरफ डाल दे तो वो अगर 2 दिन या 3 दिन में जाते थे तो शायद वो रेगुलरली हर रोज़ जाना शुरू कर दें टू द लू। बिकॉज एक्सरसाइज से हमारे GIT मूवमेंट्स जो होते हैं, जो पेरिस्टालसिस होते हैं, वो बढ़ते हैं। ऐसी जैसे कहते हैं एंजाइम रिलीज होते हैं कि हमारी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाती है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनका बड़ा सेडेंट्री सा लाइफस्टाइल होता है, नॉट नेसेसरी एवरीवन बट मेनली वन ऑफ द रीज़न इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कि बड़ा ये बैठे रहने का काम और ज़्यादा कोई उठने बैठने भागने दौड़ने वाली कोई चीज़ नहीं, डाइट का भी कोई प्रॉपर ख्याल नहीं, फाइबर नहीं लेना डाइट में। यही सारी बातें हम आज भी करेंगे। वैसे फाइबर रिलेटेड आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट अगेन वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ आपको वाटर इनटेक कम होना, फाइबर कम होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को जिसका ना फाइट बैक कर लें, इन 3 चीज़ों को कंपनसेट कर लें, तो कॉन्स्टिपेशन कुछ लोग की ऑटोमेटिकली रिलीफ हो जाती है, उनको लग्जेरिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक और मेरे पास आप लोगों के लिए एक फैक्ट है, वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज क्या होता है? लैक्टोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, एक शुगर की फॉर्म है। जिस तरह एक शुगर होती है जो आप लोगों ने घर में देखी है, जो हम लोग चीनी जिसे कहते हैं, हम लोग चीनी डालते हैं, वो सुक्रोज होती है, उसका नाम सुक्रोज होता है। शुगर की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, जो फ्रूट में मिलती है, जो फलों में मिलती है, उसको हम फ्रक्टोज कहते हैं। जो आपको दूध में मिलती है उसको हम लैक्टोज कहते हैं। अब ये इनके बड़े कॉम्प्लेक्स से साइकिल्स हैं, कॉम्प्लेक्स इनके स्ट्रक्चर्स हैं आई शुड से। एक सुक्रोज है, एक लैक्टोज है, एक फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज वो फॉर्म है जिसमें सारी चीज़ जो होती है ना
जिसे कहते हैं टूटती है। हर चीज़ जो होती है, फैट जो होती है, उसका अल्टीमेटली जो डाइजेशन का सबसे छोटा पार्ट है ना वो है ग्लूकोज। जब सबसे छोटा पार्ट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी जो है ना वो ग्लूकोज ही यूटिलाइज करती है, तो हर चीज़ हमारी बॉडी में ग्लूकोज में टूटती है। इसी तरह लैक्टोज भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की तरह ही यूटिलाइज होता है, लेकिन कुछ लोगों को होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस ये होता है कि लैक्टोज सिंस दूध में होता है, तो वो दूध पीने के बाद उनको अजीब से एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। उनके लिप के अराउंड में स्वेलिंग आ जाती है, उनके चेस्ट पे रैशेस से आ जाते हैं, उनके फेस रेड होने लगता है। तो इससे पता चल जाता है कि उन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। और ये नहीं कि किसी को बहुत लेटर किसी एज में पता चले, लेटर एज में नहीं पता चलता, ये बहुत जल्दी, जैसे कहते हैं ना बहुत जल्दी बच्चे में ही पता चल जाता है कि ये बच्चा दूध नहीं ले सकता है, ही इज़ एलर्जिक। एक्चुअली ये टर्म यूज़ की जाती है कि दूध से इसको एलर्जी है। दूध से एलर्जी का मतलब ये होता है कि इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। लेकिन इसकी भी स्टेजेस हैं। इसकी स्टेजेस ऐसी हैं कि कुछ लोग ठीक है स्ट्रेट दूध नहीं रख सकते, लेकिन दूध के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, कुछ सिंपल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं दूध के, जैसे दही हो गई। कुछ लोग जो होते हैं उसका कुछ लोग दही भी नहीं ले सकते, लेकिन वो चीज़ ले लेते हैं। तो अपने आप को टोटली कैल्शियम डेफिशिएंट करने से अच्छा है कि अगर आप दूध नहीं ले सके तो आप दूध के प्रोडक्ट्स ले लें, दूध से बनी हुई चीज़ें ले लें। आइसक्रीम, दही, चीज़, लस्सी, ये वो चीज़ें हैं जो आप किसी फॉर्म में दूध को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह चाय में, मतलब दूध आप मल्टीपल फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। स्ट्रेट दूध यूज़ करना उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो इस वक्त व्यूअर्स ये थे हमारे मज़े के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और मैं आपसे यहाँ पे जो एक रिक्वेस्ट हमेशा करती हूँ, मैं करना चाहूँगी, वो यही रिक्वेस्ट है कि कल परसों भी मुझे एक फ़कीर को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चीज़ का बस नहीं चल रहा था कि वो बस गाड़ी का शीशा तोड़ दे। मतलब इतना उसने इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली मुझसे मांगा और मैंने उसको नहीं दिया। उसके लिए मुझे अपने आप को बड़ा कंट्रोल करना पड़ा। गुस्सा भी आ रहा था और फिर उसको देख के वो भी हो रहा था कि वो हाथ में बच्चा लेके आया था, इसका खाना दे दो, उसका ये दो, उसका वो दे दो। मतलब आप कुछ खाने के लिए भी रुको तो पहले वो आ जाते हैं कि बाजी एक प्लेट बिरयानी हमें भी खिला दीजिए। पता नहीं कहाँ से मतलब इस तरह की बातें होती हैं। तो आई विल ओनली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि खुदा के लिए इन फ़कीरों को प्रमोट करना, इन फ़कीरों को कुछ देना बंद कीजिए। इनका बाकायदा ये प्रोफेशन है। आप जितने फ़कीरों को देते हैं ये फ़कीर बढ़ते हैं। और हमेशा से मैं आपसे एक बात करती हूँ, गदागरी इस्लाम में हराम है। ये फ़कीरों को इस तरह पैसे देना, आपने फ़कीर और इंक्रीज़ कर दिए। वही बात हुई ना, इट्स लाइक अ पैरासाइट। फ़कीर को कहते हैं ये हमारी सोसाइटी का पैरासाइट है। दे सक ऑन आवर ब्लड, मतलब they live on us, they are not providing any benefit to us, they live, ये कोई symbiotic relationship में नहीं है हमारे साथ, ये एक parasitic relationship में है हमारे साथ। और ये हमारी सोसाइटी कहते हैं नासूर की तरह है। तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ देम, हमें इनसे छुटकारा हासिल करना है। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में तो आप देखिएगा अभी अगर आपकी गाड़ी के नाम में 4 फ़कीर होते हैं तो रमज़ान में 10 फ़कीर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी टोलियाँ आती हैं बाकायदा इंटीरियर से या इंटीरियर पंजाब से, इस तरह की इनकी टोलियाँ आती हैं। और ये लिटरली इट्स एक्चुअली लास्ट टाइम का भी एक फैक्ट था कि बाकायदा टोलियों के फॉर्म में लोग आए थे कि ये लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ रुख करते हैं और वहाँ जाके ये लोग उस पूरा महीने में अल्लाह के नाम पे पैसे लेते हैं लोगों से, विच इज़ वेरी रॉन्ग। व्यूअर्स, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।